तो दोस्तों यहाँ पर अगली जो हम जो शिखर सम्मेलन जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हमारा G7 का शिखर सम्मेलन दोस्तों। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था एससीओ का शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में अस्ताना में हुआ था, जो कि कजाकिस्तान में है। वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अगला जो है हमारा वो है G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों 2024 का। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये इटली में और इटली के अपुलिया के फसानो में इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन, और ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन था दोस्तों। ठीक है, इसके पहले जो 49वां जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो वो जापान में हुआ था। और जो 91वां जो होगा वो कहां पर होगा? वो कनाडा में होगा, 2025 में होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है शरण मैम। तो सेशन को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। फिर अगला जो यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये बताना, आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है, SW, कि G7 में कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल है, ये आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो कौन सा है? तो इसमें है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सी हम लोग बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की यहाँ पर 54 बैठक हुई 2024 में। और इस बैठक का जो मुख्य, और ये हुआ कहाँ पर? तो दावोस में हुआ। और दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो थीम थी, मुख्य विषय था वो क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट है, यानी कि जो विश्वास को है वो और ज्यादा फिर से विश्वास जो है वो डेवलप करना है लोगों में। ठीक है, और भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की। ये भारत की ओर से इस बैठक में यहाँ पर रखा गया। अब जो बात करते हैं जो नाम का जो शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, ठीक है, 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ? 2024 में कंपाला, जो कि युगांडा में है, वहां पर किया गया। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर किया है दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों COP28, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था COP28, वो कहां पर किया गया? तो 2024 में ये दो जो अगर हम बात करें तो ये 2023 में दुबई में यहाँ पर किया गया है, जो कि UAE में है। और ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये चला था, ठीक है, दुबई में। और COP27 अगर आप पूछे तो वो मिस्र में हुआ था 2022 में। और अगर आप जो प्रेजेंट टाइम 2024 का अगर पूछे कि 2024 में कहाँ हुआ है, तो COP29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है COP29 दोस्तों। तो COP28 और COP29 आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, विश्व हिंदी कांग्रेस, इसे आप लोग जैसे हटा सकते हो। हाँ, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, मुख्य विषय इसका क्या था? तो मुख्य विषय वही था कि वैश्विक स्वास्थ्य जो सेवा है वो और अच्छी बने। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर जो थे 2023 यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसमें भाग लिया, वर्चुअली इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करें आसियान शिखर सम्मेलन की, तो 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, यहाँ पर जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। थीम क्या थी? आसियान मैटर्स था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है 43। लेकिन अभी जो हाल ही में 44 सम्मेलन भी हुआ है दोस्तों आसियान का, 44 सम्मेलन भी हुआ है आसियान का। तो आपको ये बताना है कि जो 44 जो आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? गैस, हाँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी जानता हो तो आप लोग बताइएगा कि जो 44 आसियान शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं हम लोग किसकी? हम लोग बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 2023 की है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे कि जो 2024 की आसियान शिखर सम्मेलन है और 2024 की जो G20 शिखर सम्मेलन है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अलग से दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे? अलग से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को
कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे दोस्तों, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है, अगर हम बात करें 2023 में, तो ये भारत में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 2023 की जो हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन में, तो ये कहाँ पे हुआ था। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि ये भारत में सेलिब्रेट किया गया था। G20 18वां जो भारत में सेलिब्रेट किया गया, वो था 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। इसका जो आयोजन है वो 9 से 10 सितंबर 2023 तक यहाँ पर चला, और भारत मंडपम में, जो कि भारत की नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, भारत मंडपम में। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, अर्थात कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा कौन थे G20 के, तो अमिताभ कांत थे। पहली G20 शेरपा बैठक कहां पर हुई, तो उदयपुर राजस्थान में हुई। G20 में शामिल नए अस्थायी सदस्य कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुए हैं। इसी के बाद अगर आप बात करें, तो जो 2024 में यहाँ पर जो हुआ है वो ब्राजील में, ठीक है। जो 2024 जो सम्मेलन है वो कहाँ पर सेलिब्रेट, वो ब्राजील में किया, ठीक है। तो ये था G20 से का। तो लेकिन 2023 का थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर 24 के बारे में पूछेगा तो आपसे केवल क्या पूछेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपको टिक करना है ब्राजील में किया गया। लेकिन 2023 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में सेलिब्रेट किया गया था। तो भारत में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाटो के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। और या ठीक है, जो नवा जो रायसीना डायलॉग है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया, और 21 से 23 फरवरी 2024 में इसे किया गया। सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन थे इसमें रायसीना में, तो क्रियाकोस मित्सोटाकिस, जो कि पीएम है ग्रीस के, ये क्या है, पीएम है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनका नाम है, तो नाम थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना, लेकिन ये ग्रीस कंट्री जो है वो आप ध्यान में रखना। सम्मेलन का विषय क्या था, तो चतुरंगा ये विषय था, जिसमें संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन के बारे में बात की गई थी। विश्व पुस्तक मेला 2024 ये प्रगति मैदान में, जो कि हर साल होता है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन इसका किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया गया। अतिथि देश इसमें कौन थे, तो सऊदी अरब थे। थीम क्या थी, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो सर एंड मैम। विंग्स इंडिया 2024 ये आप ना भी ध्यान रखो तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और क्या था, B20, ठीक है। B20 आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। B20, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने भी हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना कि जो 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। थीम क्या थी इसकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोस्तों, ठीक है। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो ये आपको अब 2024 में ये यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, ये भी आपको बताना है 2024 में, ठीक है। 2024 में कहां पर हुआ है वो भी आपको बताना है कि कहां पर हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको टॉपिक ये अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करोगे इसे, तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो 2024 की अगर हम बात करें 109, ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं 109 जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, वो कहां पर हुआ 2024 में, तो वो हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर किया गया है, पंजाब में किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल रहा था, पंजाब में इसे किया गया है, पंजाब में, ठीक है। तो आप ये याद रखना, पंजाब में किया गया है 2024 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो मैंने आपको 2023 का भी बता दिया और 2024 का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
इसी प्रकार से बात कर लेते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2024 की। तो ये 2023 में कहां पर हुआ था? 2023 में ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 8 से 10 जनवरी को ये मनाया गया था। मुख्य अतिथि जो थे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, जो कि राष्ट्रपति थे गुयाना के। विशेष अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। सम्मेलन का जो विषय रखा गया था वो डायस्पोरा, मतलब कि अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार कौन कौन है, वो यहाँ पर किए गए थे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 18वां जो प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था? ठीक है, जो 18वां जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था दोस्तों? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 18वां, दोस्तों यहीं पे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2024 में, वो कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो वो किया गया उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में किया गया, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, इसको ओडिशा भुवनेश्वर में दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, आगे है दोस्तों विभिन्न ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम बात कर लेंगे 2022 से लेकर के 24 के जो ऑपरेशन। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको 2024 के ये ऑपरेशन बता रहे हैं, कभी कभी होता नहीं है क्या 2023 के भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑपरेशन जो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो ऑपरेशन संकल्प आप ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए शुरू किया गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशन अमृत की अगर बात करें, ये भी ध्यान रख लेना, केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑपरेशन अजय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन जो अगर हम बात करें तो ऑपरेशन और क्या क्या हो सकता है? हाँ, ऑपरेशन करुणा ध्यान रख लेना। ऑपरेशन करुणा ये भारत सरकार यानी कि नौसेना के द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ऑपरेशन कावेरी भी ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था। ये ऐसा ऑपरेशन है जिसे 2023 में शुरू किया गया, लेकिन आपके 2024 में भी, क्योंकि 2024 से ऐसा भी है ना कि 2024 में बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन ऐसा होता है ना कि जब कभी विषम परिस्थिति होती है तब ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो 2024 में उतने ज्यादा ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन जो फेमस जो ऑपरेशन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ऑपरेशन कावेरी के बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट के बारे में देखना, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना भी ध्यान रख लेना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया और ये हमेशा पूछा जाता है ऑपरेशन। इसी प्रकार ऑपरेशन दोस्त इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये भी है ऑपरेशन दोस्त। ये भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया ऑपरेशन दोस्त के तहत। इसी प्रकार ऑपरेशन गरुड़ क्या है? तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और बात करें ऑपरेशन गंगा, ये दोस्तों है तो पुराना, लेकिन अब इसी में अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा
क्या पता पूछ ही ले। तो भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन युद्धग्रस्त में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए से शुरू किया गया था। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, अब उसमें ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत की प्रमुख रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं। जो पहली जो रिपोर्ट है वो है यहाँ पर चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24। तो जारी करता, इसे जारी कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, रिपोर्ट में क्या होता है, जब अगर कोई रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो रिपोर्ट से जब कोई क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि ये रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है। ठीक है, पब्लिश किसने किया है, ठीक है, और भारत का इसमें कौन सा स्थान है रैंकिंग इंडिया का। ठीक है, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट पूछ लेगा, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछेगा। तो जैसे कि चौथा जो सतत विकास लक्ष्य है SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो इसे पब्लिश कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया 12 जुलाई 2024 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक है यानी प्रथम स्थान है वो केरल ने अच्छा परफॉर्म किया है और उत्तराखंड ने यहाँ पर अच्छा। तो ये यहाँ पर दो जो स्टेट है वो पहले नंबर पर है, केरल और उत्तराखंड। ये क्या गया है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है SDG के मामले में। दूसरा जो यहाँ पर स्थान है वो तमिलनाडु का है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने अच्छा किया है और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम है, सबसे खराब जो स्कोर है वो बिहार का है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चौथा सतत विकास लक्ष्य कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं स्वच्छता सर्वे जो रिपोर्ट था 2023 का 8वां संस्करण, इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसकी जो थीम थी वेस्ट टू हेल्थ थी। दो और स्वच्छता सर्वेक्षण देखो ये 2023 की थी और 2024 की मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था ना दोनों एक साल का करंट अफेयर से, तो मैं आपको बता दूं 2024 की जो थीम है वो है रिड्यूस, रियूल और रिसाइकल, मतलब कि ट्रिपल आर, RRR जो मूवी आप देखते हो उसे याद कर सकते हो। ट्रिपल R, रिड्यूस, एक आर से रिड्यूस, एक आर से रियूल, एक आर से रिसाइकल। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर और सूरत है दोस्तों, इंदौर और सूरत है। तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो नवी मुंबई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो गंगा को साफ करने में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वाराणसी और प्रयागराज है दोस्तों। सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से कम आबादी वाले हैं तो उसमें सासवड है जो कि महाराष्ट्र में है, पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में है, बाकी आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिजोरम हो गए, राजस्थान हो गए, नागालैंड हो गए, और जो बिहार का जो स्थान है वो 15वां है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप ना भी पढ़ो तो भी कर सकते हो। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो कराने वाला हूँ, ये नहीं कि मैं आपको पूरा करा दूं फिर आप पढ़ने में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर पूरा एक विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और इसमें भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर यहाँ पर टिक करता चला जाऊंगा। जैसे कि जो यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वैश्विक भू सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भू सूचकांक रिपोर्ट 2024, ये कौन जारी करता है? तो जर्मनी की एक संस्था है, उसका नाम है बेल्थुंगर हिल्फे दोस्तों। ठीक है, और इसमें 127 देश शामिल होते हैं। इसमें जो पहला स्थान आया है वो है बेलारूस का, और भारत जो है दोस्तों कितना कितना सोचने वाली बात है कि भारत का जो स्थान है वो 105वां है दोस्तों, यानी कि जो भारत की स्थिति है अभी भी भू सूचकांक में बहुत ही ज्यादा खराब है दोस्तों। ठीक है, 105 नंबर पर भारत का स्थान है वैश्विक भू सूचकांक की रिपोर्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पर, पहला जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप एक ये भी ध्यान में रख सकते हो, हेलेने
नहीं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये पूछ लेता है कभी कभी, 2024 की रिपोर्ट इसे पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर्स, यहाँ पर पब्लिश करता है। और पहला जो स्थान आया है सिंगापुर का स्थान आया है। और ये दोस्तों पासपोर्ट के मामले में ये रैंकिंग करती है ये संस्था। और जो भारत का जो स्थान है वो क्या है, 22वां है दोस्तों, 82 नंबर पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना, भारत का आपको याद में रखना है, और शीर्ष देश कौन है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें यहाँ पर एक नई रिपोर्ट को आप देख सकते हो, एआई तत्परता सूचकांक 2024, जिसे कि आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसमें सिंगापुर टॉप पे है और भारत की रैंकिंग 72 है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल, यहाँ पर नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें पहला स्थान जो है वो स्वीडन का है, और जो भारत का स्थान है वो 63वां है दोस्तों, तीसरा नंबर पर भारत आता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है सारे एग्जाम में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर WEF के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। और इसमें 146 यहाँ पर देश होते हैं। आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पर है, और भारत जो है 129वें नंबर पर है दोस्तों, ठीक है। तो मैं स्टार बना दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, भारत का स्थान इसमें 129वां है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2024, ये पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। आइसलैंड सबसे शांत देश है दोस्तों, अगर आपको शांति पसंद है तो आप यहाँ पर जाइए। और भारत का जो स्थान है 116वां है। कितना विनम्र की बात है, कितना दोस्तों दयनीय स्थिति है कि भारत का जो स्थान है वो 116वें नंबर पर है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, और भारत का स्थान 39वां है दोस्तों, ठीक है। अभी भी और कार्य करने की जरूरत है टूरिज्म के क्षेत्र में भारत को। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, और इंडिया का जो स्थान है वो 159वां है दोस्तों। अब बात करते हैं और चीजों के बारे में। हाँ, जो अब इम्पोर्टेंट है वो है मानव विकास रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखना। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, इसे जो पब्लिश किया है यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 193 कंट्रीज शामिल होती है, जैसा कि आपको पता है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, भारत का स्थान 134वां है। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 134 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों, ठीक है। तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, और भारत जो है 126वें नंबर पर है, ठीक है। आगे बात करते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट जो आपको याद में रखना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हाँ, एक और आप ध्यान में रख सकते हो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसे पब्लिश किया जाता है जर्मन वाच एक संस्था है, जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। और डेनमार्क जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अच्छी स्थिति में है, और भारत का जो स्थान है वो 7वां है दोस्तों, ठीक है। 7वां स्थान इसमें भारत का यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, और क्या है इसमें, और क्या है, हाँ एक ये भी इंपॉर्टेंट रख सकते हो, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023, ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत का जो स्थान 138वां है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप दोस्तों, आप ये कौन जारी करता है वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो चीज आपको जारी यहाँ पर रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो पीडीएफ है मैंने यहाँ पर लिया था, मैंने क्रेडिट पहले ही दे दिया है कि मैंने कहाँ से इसे लिया था,
ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे, जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 का दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट मैं आपको एक थोड़ा सा सरसरी निगाह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर बात करें आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी रहेगी वो 8.2% यहाँ पर बढ़ी है, जो कि ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर डाटा और फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इससे उतना ज्यादा आपके वन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको स्किप करते हुए आगे चल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक टॉपिक भी बना रखा है, ठीक है। मैंने टॉपिक भी बना रखा है इकोनॉमिक सर्वे पे सेपरेट दोस्तों। आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा वहां पे, ठीक है। तो ये उसी का सारा चीजें है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ते, बजट 2024-25 यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ यहाँ पर भी। तो जैसे कि नमामि गंगे योजना, ये शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई। दोस्तों ये जो योजना है ये आपको किसी भी ईयर में पूछ सकता है। जैसे नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन ये आपके एग्जाम 2024 में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नमामि गंगे जो योजना है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए यहाँ पर इसे शुरू किया गया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, इसका उद्देश्य था। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि भी रिसेंटली में शुरू किया गया। ये सब तो आपको पता ही होगा। और इस पर मैंने टॉपिक भी बना रखा है, इस पर मैंने कोर्स भी बना रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। यहाँ पे सारी लिस्ट है जो कि मैंने आपको दे दिया है। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट है, हम 2024 की स्कीम की बात कर ले तो पीएम सूर्य घर योजना, ये क्या है? मुफ्त बिजली योजना है। इसे शुरू किया गया, यहाँ पर इसे शुरू किया गया 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया दोस्तों। अमृत धरोहर योजना है जो कि 2023 में शुरू किया गया है। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, सारी चीज मैं यहाँ पे नहीं करा सकता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों है राज्य सरकार की योजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में मैं सारे राज्यों का तो नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ कि यूपी के बच्चों के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो मैं यूपी की जो कुछ स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी, अपना यूपी, तो पहला है यहाँ पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच हो, वही लोगों की पहुंच हो, ठीक है। उसके लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। पंचामृत योजना क्या है? इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करना। तो ये इंपॉर्टेंट है पंचामृत योजना,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गन्ना से रिलेटेड है। फिर है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने के अवसर के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। इसी प्रकार अगला जो है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें क्या किया गया है, गौवंशीय पशुओं को दूध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए शुरू किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा यहाँ पर दिया जा सके, उसके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये था यूपी की योजना के बारे में, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आपको यहाँ पर बताना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसी पर फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्या है कि फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आप, मैं कंटेंट ज्यादा दे दूं और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ना आए, तो पढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, बस हाँ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी है जो कि मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे कि एचडीएफसी ने यहाँ पर क्या किया है, वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है, तो एचडीएफसी बैंक ने खोली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू किया, इंपॉर्टेंट है, बॉब उत्सव जमा योजना। इसी प्रकार से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पीएम जो सॉरी गाइस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है दोस्तों। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% यहाँ पर कर दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन की है। अगर बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारत जो है वो रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यहाँ पर बन गया है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो तेल हम ले रहे हैं वो रसिया से ले रहे हैं। ठीक है, इसी के प्रकार से अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 663 अरब डॉलर हो गया है। इसी प्रकार चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है, ब्रिटेन। ठीक है, एसबीआई ने यहाँ पर अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम और बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका इसमें। ठीक है, तो इसमें और इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि हाँ, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जो लक्ष्य है उसे हम लोग प्राप्त करेंगे दोस्तों। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल जो है वो शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता जो है वो बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक के लिहाज से। ठीक है, और जो भी मैं देख रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफेंस के बारे में, बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में बात किया, अब बात कर लेते हैं डिफेंस के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत जो है निर्देशक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशक को शामिल किया है, ये स्वदेशी है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है पोत जो है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर
आरती सरीन जो है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ईरान के द्वारा चामरान वन, दोस्तों चंद्रयान वन नहीं है, चामरान वन उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा वायुसेना के SU-30MK-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक, दोस्तों गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जोरावर याद रखना, गौरव नाम याद रखना, ये सब आपको नाम याद में रखना है। जोरावर का अनावरण किया है दोस्तों। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास जो है रिम पैक 2024 हवाई में शुरू किया गया है। कहां पर? हवाई में शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर सीरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, मतलब भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर डीआरडीओ ने SU-30MK-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह, दोस्तों यानी कि हवा से यानी एयर टू सरफेस पर मार करने वाली रुद्रा एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या चीजें हैं, तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और क्या क्या बात है जो हम लोग शामिल करेंगे। जापान जो है वो चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर 2024 की सैन्य रैंकिंग में भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल जो कि जिसका नाम है उग्रम को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें डीआरडीओ के बारे में ज्यादा जो मिशन है वो शुरू किया, तो डीआरडीओ शुरू करता आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें पाकिस्तान ने फतह 2 लॉन्च किया है, तो बस आप थोड़ा सा नाम ध्यान में रख सकते हो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर श्रीलंका वायुसेना स्टेशन श्रीलंका वायु स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मैं बताता चलूंगा। ठीक है, ज्यादा मैं आपको यहाँ पर चलिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बस ये नहीं है। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस एक्स दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहता है। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन, दोस्तों इंपॉर्टेंट रखना, पोलारिस डॉन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना 23 अगस्त। ठीक है, इसी के द्वारा नेक्स्ट जो है स्पेस एक्स जो है वो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है एक क्रेटर का नाम। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट जो मिशन है तृष्णा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तृष्णा
पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पर की स्थापना की, जिसका नाम है कासा। क्या नाम है? कासा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कासा है क्या? एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है दक्षिण कोरिया की। अब बात कर लेते हैं, गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चोंग ई6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलोमीटर नमूना जो है वो इकट्ठा करना है। 2 किलो नमूना जो है वो इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो अंगारा A5 किसका है? रूस का है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट 2024 आयोजित किया गया है। मतलब कि स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। अब बात कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पर शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जिसका नाम है नोटिक्स है। क्या नाम है? नोटिक्स है। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मीथेन सेट लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नॉटिक्स नामक जो मैंने आपको बता दिया, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मॉस इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी बात किया था आदित्य L1 मिशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। ठीक है, तो ये भी व्योम मित्र भी आप ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 कहते हैं, L1 पॉइंट के आसपास स्थापित किया गया है। तो आदित्य L1 के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में है 2024 में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, और तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या किया गया है? हाँ, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट ठीक है, एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। भारत सिंगापुर की धरती अवलोकन उपग्रह को जिसका नाम है क्या नाम है? टेलोस 2 को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर आपके लिए? हाँ, भारत जो है वो 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने अपना। और अगर हम बात करें नासा ने यहाँ पर ओसिरिस रेक्स मिशन के द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए, मैंने आपको बता ही दिया, आदित्य L1 को PSLV C57 से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये रॉकेट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। PSLV C जो मिसाइल है, यहाँ पर आप कह सकते हो, जो आदित्य 1 को लेकर गया। ठीक है, जो इसका वाहक है वो कौन सा है? PSLV C57 है दोस्तों। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि किसने की है? चंद्रयान 3 के प्रज्ञान ने। प्रज्ञान क्या है? एक रोवर है। हाँ, अगर हम बात करें 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह को, चंद्रयान 3 की जो जहां पर लैंड किया है उस जगह को भारत ने क्या नाम दिया है? शिव शक्ति नाम दिया है। इंपॉर्टेंट है के नाम से, तथा जहां इंपैक्ट यानी कि जहां उसके पद चिन्ह पड़े हैं उससे तिरंगा पॉइंट कहा गया है। ठीक है, तो जहां पर लैंड हुआ उसे शिव शक्ति, जहां पर उसका इंपैक्ट यानी पद चिन्ह हुआ पड़ा वहां पर उसे कहते हैं तिरंगा पॉइंट कहा गया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसरो ने PSLV 3C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 यहां पर लॉन्च किया है।
इसी प्रकार से सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य एल मिशन को सितंबर में लॉन्च किया गया। ये हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर पिछला आ गया, दोबारा आ गया है, ठीक है, इससे आप लोग हटाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर और क्या है, तो और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर है क्या, एक्स जो एक्सपोसैट जो है वो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है दोस्तों, ठीक है। एक्सपोसैट जो है वो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात है, चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाई चाओ को अंतरिक्ष यहाँ पर भेजा है। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। तो स्पेस एक्स काफी प्रगति कर रहा है, ठीक है, स्पेस एक्स काफी प्रगति कर रहा है। तो ये था पूरा जो अभी तक 2023 से लेकर के 24 में जितने भी यहाँ पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो जो चीजें हुई मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट में आपसे हम फिर मिलते हैं दोस्तों।